Good evening, all. Hello. Good evening, all. Hello. Good evening, all. गुड इवनिंग सर। ओके। मेरा बीच में बहुत सारा एब्सेंट हो गया था। पीएचडी का काम एग्ज़ाम बहुत सारा था इसलिए। तो अब से मतलब जितना हो सके रेगुलर ही होगा, ठीक है? अब से कोई इशू नहीं होगा। और संडे भी क्लास होगा अब से, ठीक है? ओके सर। अनलेस मेरा कुछ काम नहीं रह जाए तो संडे भी क्लास होगा। सो चलो, कल हमने शुरू किया है, बहुत कम ही बच्चे थे कल को। तो कल हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट शुरू किया था और कुछ एमसीक्यूज भी किए थे। कुछ पढ़े भी थे हम लोग, सिंपल सिंपल चीज़ें। तो आज शुरू करते हैं वाटर कंजम्पशन के हिसाब से, ठीक है? वाटर कंजम्पशन के हिसाब से पर कैपिटा सबसे ज़्यादा वाटर कौन हिसाब मतलब यूज़ करता है, मतलब इसका टॉप 5 कंट्री का लिस्ट दिया गया है, इनका सीक्वेंस आता है। सबसे ज़्यादा या सबसे उससे कम ऐसा करके एक सीक्वेंस आता है इनका, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है किन देशों के लोगों ने, ठीक है? मतलब किन देशों के लोग सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। पर कैपिटा का मतलब है पर हेड, पर हेड, ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब क्या है? समझ गया हो ना ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है? देखो। हाँ। समझा दीजिए। हाँ, अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है पर कैपिटा के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से, याद रखना, पूरा कंट्री के हिसाब से नहीं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का एक आदमी सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करता है बाकी देशों के एक आदमी से। उसके बाद आता है ग्रीस, ठीक है? उससे बाद आता है मलेशिया, उसके बाद आता है इटली, उसके बाद आता है स्पेन। पहला वाला हमेशा याद रखना, यूएस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करता है किन देशों के आदमी ने, ठीक है? आदमियों ने। तो ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ग्रीस, फिर मलेशिया। ये तीन तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये तीन याद रखना, फर्स्ट थ्री याद रखना बहुत ज़रूरी है, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस, मलेशिया, ठीक है? देन आता है वाटर वेस्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? वाटर वेस्ट। तो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना इज काउंटेड एज नंबर वन रैंक, ठीक है? तो चाइना आता है, फिर आता है नेक्स्ट यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ब्राज़ील, फिर रसिया। ये चार याद रखना। इनका ये जो क्वांटिटी दिया गया है कितना वेस्ट करता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए दिया गया है। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, रशिया, ठीक है? और उनका क्या था? यूएस, उनका था, देखिए, यूएस, ग्रीस, मलेशिया और इटली। मतलब यूएस यूएस ग्रीस मलेशिया, ये तो याद रखना है। और इनका चार याद रखना है, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, रशिया, ठीक है? उसके बाद आता है मेक्सिको, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहला चार सीक्वेंस आता ही है, मतलब एक एक ना एक शिफ्ट में आता ही है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट का पेपर वन पे। तो फिर आता है पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट। पॉल्यूटेंट क्या होता है? कोई जल्दी से बताओ, पॉल्यूटेंट, व्हाट इज पॉल्यूटेंट? एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट क्या होता है? सर। हार्मफुल सब्सटेंस। जो, हाँ, हार्मफुल सब्सटेंस, या फिर जो डस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, या फिर जो पॉल्यूट करता है, सिंपली हम बोले तो पॉल्यूट करता है जो हमारा एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को, उसको बोलेंगे हम लोग पॉल्यूटेंट, है ना? टॉक्सिक सब्सटेंस। हाँ, टॉक्सिक सब्सटेंस, इसको भी बोल सकते हैं टॉक्सिक। जो जो चीज़ें टॉक्सिक है उसको भी हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक है? तो ए पॉल्यूटेंट में कॉज लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डैमेज बाय चेंजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज और बाय इंटरफेयरिंग ह्यूमन इम्यूनिटीज, कंफर्ट, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी वैल्यूज। क्लियर? एक डेफिनेशन मिल गया व्हाट इज पॉल्यूटेंट, है ना? देखो, अब बोल रहा है कुछ पॉल्यूटेंट्स है जो बायोडिग्रेडेबल है, कुछ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इजीली एनवायरनमेंट में घुल मिल जाता है, जैसे कि कागज,
है ना, जैसे कि कोई बोल सकते हैं कुछ कपड़ा हो गया, कुछ कागज हो गया, या फिर लकड़ी का कुछ सामान हो गया, ये सब तो नेचर से पत्ता। बनाई हुई चीज ही है। हाँ क्या? लीव्स लीव्स। हाँ पेड़ का लिव्स। पत्ते। लिव्स। लिव्स तो पेड़ से जो भी चीज़ें मिलता है वो सब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, डिग्रेड हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायोडिग्रेडेबल तो होता है, मतलब घुल मिल तो जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद या फिर बहुत अच्छे से कुछ प्रोसेस होने के बाद वो मिलता है। जैसे कि कांच, कांच मिलने में, कांच तो प्लास्टिक से भी खतरनाक होता है। जो कांच होता है वो मिट्टी के साथ मिलने में मतलब बिलियन मिलियन मिलियन बिलियन साल लगता है। प्लास्टिक का उतना भी नहीं लगता है। कुछ कुछ प्लास्टिक है 200-300 साल में मिल जाता है, या फिर कुछ कुछ अभी का जो आ रहा है 20 माइक्रोन से ज़्यादा, वो तो मतलब 10-20 साल में मिल जाता है मिट्टी में। तो लेकिन कांच मिलियन बिलियन साल लग जाते हैं, शीशा। ठीक है। तो उन चीज़ों को बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये मतलब बेसिकली ऊपर ऊपर का एक पॉल्यूटेंट का एक टाइप है, कैटेगरी किया गया है। ठीक है, अब देखो हम्म, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये जस्ट कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है, इनमें कुछ नहीं है। इनमें पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिफाइंड एज, ये कोई एक डेफिनेशन दिया है, क्या है, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब डेफिनेशन दिया गया है, इनमें मतलब बोलने की कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ जो समझने वाली चीज़ें। तो यह है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स में एक आता है, देखो, डिपेंडिंग ऑन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। मतलब नेचर में एग्जिस्ट करने के हिसाब से दो टाइप होता है, एक तो क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव किसे बोलेंगे? जो हमारा ह्यूमंस के द्वारा, मतलब हमने जिन चीज़ों को यूज़ करके नेचर में क्वांटिटी में बढ़ा दिया है। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड कैसे होता है? जो धुआं निकलता है ना कार से, तो वो हाँ हमारा हाँ। ही तो स्मोक। कंट्रीब्यूशन है। नेचर में वो कार्बन मोनोक्साइड बढ़ाना हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उस कार्बन मोनोक्साइड क्या हो गया, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट हो गया है। इसका सिग्निफिकेंट एक हाइक आया एनवायरनमेंट में, या फिर आपका एटमॉस्फेयर में। तो वो सिग्निफिकेंट एक हाइक आया किसके वजह से? हमारे वजह से, ह्यूमन की वजह से, है ना। तो अब क्या हुआ कि वो इन सारी चीज़ों को, जैसे कार्बन मोनोक्साइड हो गया, एमोनिया हो गया, NH3 जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ हमारे वजह से ही बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। ये हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में बढ़ रहा है। अब क्वालिटेटिव देखो, क्वालिटेटिव में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हाइक होना चाहिए उन चीज़ों का, उन पॉल्यूटेंट का हाइक हो जाना चाहिए। ये कैसा है कि आप यूज़ कर लिए इसीलिए एनवायरनमेंट में आ गया, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल जो होता है ना, खाद होता है, या फिर जो सार बोलते हैं जिसको, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जिसमें जो खेत में यूज़ होता है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स, वो क्या होता है, वो तो इंस्टेंट अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो क्वालिटी में खराब कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट। सर, 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 तो वो क्या हो रहा है क्वालिटी में भी, मतलब क्वालिटी के बेस पे भी वो हमारा नेचर को खराब कर रहा है, क्वांटिटी के बेस पे नहीं, है ना। क्वांटिटी मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके वजह से हमारा मतलब लंग में कुछ दिक्कत हुआ, या फिर हमारा वाटर वगैरह पोल्यूट हो गया, एयर पोल्यूट हो गया। इनमें क्या होता है कि इन्हें थोड़ा सा भी यूज़ करो तो उनका इफेक्ट रहता है एनवायरनमेंट पे, हमारा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे उस पर इफेक्ट रहता है। तो इसको बोलेगा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। ठीक है। अब देखो ये हो गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नेचर में प्रेजेंस के हिसाब से। अब डिपेंडिंग अपॉन द परसिस्टेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से क्या है, मतलब एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट जब रिलीज हो गया, उसके हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब क्या है, इसका इमेज से देखो कि क्या हो सकता है ये। देखो ये इमेज, ये जो इमेज है अच्छे से बता रहा है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली नेचर में, मतलब ये कार से कुछ एक पोल्यूटेंट निकला,
और डायरेक्टली नेचर पे चला गया। ये कार पे कुछ एक पॉल्यूटेंट निकला, डायरेक्टली नेचर पे चला गया, ये हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये देखो वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनो, उससे कुछ एक पॉल्यूटेंट निकला, डायरेक्ट नेचर में चला गया, ये सब या फिर कोई एक सोर्स है, देखो ये कोई एक फैक्ट्री है, यहाँ से जा रहा है तो ये डायरेक्टली चला गया, तो ये हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट, मतलब जो डायरेक्टली हार्म करता है। अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में अगर कुछ रिएक्शन करके कुछ एक हार्मफुल चीज बन जाए, वो हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट किसे बोलेंगे? जो डायरेक्टली हमें नेचर में मिल जाता है एज ए पोल्यूटेंट, उसको बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट जब आपस में दो पोल्यूटेंट मान लो आपस में मिक्स होकर कुछ बन गया, केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ बन गया, और वो भी आगे जाके हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है एनवायरनमेंट को, तो वो बोलेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्लियर है? Yes. देखो, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। these are those which are emitted directly from the source, ठीक है, एंड persist in the form in which they were added into environment, मतलब जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में ऐड हुआ है उसी फॉर्म में रहता है, उसी फॉर्म में हार्म करता है। ठीक है। मैं एग्जांपल देखो इसका है, स्मोक, एस मतलब फ्लाई एस, फ्यूम डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। इसका नाम याद रखना जरूरी होता है, ठीक है, जस्ट याद रखना है नाम। Now secondary pollutant. Secondary pollutant, these are those which are formed from the primary pollutants by chemical interactions with some constituent present in the atmosphere. मतलब वही जो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में मिलकर बनता है। एग्जांपल्स देखो, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ओजोन एक्सेट्रा। ओजोन ये जो है ना, ये थोड़ा ये कंफ्यूज मत होना। ओजोन लेयर होता है ना एक हमारे ऊपर, ऐसा है ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में, हाँ 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 हाँ। पता है ना? तो ओजोन लेयर वो वाला O3 ओजोन लेयर अलग है, और हमारा जो लेवल पे मतलब हमारा अर्थ सरफेस पे जो ओजोन लेयर है, दोनों का डिफरेंस है। ये गुड ओजोन है और ये बैड ओजोन है। हमारे आसपास जो ओजोन है वो बैड ओजोन है, और हमारे ऊपर सर के ऊपर एटमॉस्फेयर पे जो ओजोन है, जो हमें सन का यूवी रे से बचाता है, वो ओजोन अलग है, वो अच्छा ओजोन है। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला बोल रहा है वो बैड ओजोन की बात कर रहा है, ये गुड ओजोन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ओजोन भी आएगा, O3। नाउ साइनर्जिज्म, इसका कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं, साइनर्जिज्म क्या है। देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट का कुछ कंसेप्ट देख लो। दे आर पोल्यूटेंट्स व्हिच आर पास्ड इनटू एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ दे आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जिस फॉर्म में प्रोड्यूस्ड हुआ है उसी फॉर्म में रहता है। दे बिलोंग टू वेरियस कैटेगरीज लाइक पार्टिकुलेट, एरोजोल, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ये सब बोलते हैं। दे आर लेस टॉक्सिक। सेकेंडरी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, प्राइमरी कम टॉक्सिक होता है कंपैरेटिवली। ठीक है। दे डू नॉट शो साइनर्जिज्म। अब साइनर्जिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साइनर्जिज्म क्या है। ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स persist, primary pollutants persist in the form of their release into the environment, ये तो बोल दिया। ठीक। अब देखो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। सेकेंडरी, दे आर the pollutants developed as a result of interaction of primary pollutants in environmental constituents, फिर दे आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड, दे आर मोर टॉक्सिक। ठीक है, उससे ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट में आ जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू रहता है ना, फिर बोला जाता है दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही सही है, उनमें आ जाता है ये वाला कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है। तो याद रखना, प्राइमरी लेस टॉक्सिक एंड सेकेंडरीज आर मोर टॉक्सिक, ज़्यादा टॉक्सिक है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट सो साइनर्जिज्म, ये साइनर्जिज्म शो नहीं करता, याद रखना। प्राइमरी साइनर्जिज्म शो नहीं करता, सेकेंडरी साइनर्जिज्म शो करता है। ठीक है। दे आर मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि प्राइमरी आपस में बन के मिलता है, मतलब मिल के बनता है ना, इसलिए। अब कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देख लो, कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देख लो, मतलब किस फील्ड में से क्या क्या टाइप का पोल्यूशन होता है। ये जस्ट एक ऐसी शॉर्ट क्वेश्चन की तरह याद रखो इसको, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन अगर याद आए तो उस हिसाब से याद रखो। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड मेडिसिन, तो केमिकल वगैरह से, केमिकल जो भी होगा, केमिकल चीज़ें जो भी होगा, उनमें एयर पोल्यूशन तो होगा ही, याद रखना। उनमें एयर पोल्यूशन होगा ही, केमिकल चीज़ें जो भी होगा उनमें एयर पोल्यूशन होगा ही। और वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह क्या होता है,
सी ऑफ हो जाता है या फिर रन ऑफ हो जाता है। मतलब तुमने आज पेड़ पे छिड़का, वो चीज़ बारिश की वजह से क्या हो गया, धुल के नदी नहर उस पे आ जाएगा। तो क्या होगा, वो तो मिट्टी तो पॉल्यूट हुआ ही। मिट्टी का तो मतलब लॉन्ग टर्म में खराब इफेक्ट देगा, वो अलग है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी वो पानी को इफेक्ट करेगा, जो लोकल वाटर बॉडीज है उनको इफेक्ट करेगा। ठीक है। फिर गैस मैन्युफैक्चरिंग में एयर पोल्यूशन होता है। सीमेंट स्टील ये सब में, माइनिंग में एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखो टेक्सटाइल वाटर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होता भी वहीं पे है जहाँ पे ज़्यादा वाटर है। मतलब जहाँ वाटर है उसको यूज़ भी करो और उसको पोल्यूट भी करो। फॉर एग्जांपल देखना, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अभी तो बूम पे है बहुत। मतलब सबसे ज़्यादा शेयर है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के हिसाब से। फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड वेस्ट होता है इनमें, नॉइस पोल्यूशन तो होता ही है और एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। ये पेट्रोलियम। हम्म। टेक्सटाइल कौन सा? इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वाला होता है ना, कपड़ा, कपड़ों का इंडस्ट्री। जितना अच्छा। रेमॉन, विमल, फिर साड़ी वगैरह, सिल्क वगैरह वो सब। ओके। तो वो पेट्रोलियम बांग्लादेश में ज्यादा है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हाँ, एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में, मतलब कपड़ों का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश का। जसोर जसोर। हाँ, जसोर, जस्ट। फिर जस्ट आता है, जस्ट यस। फॉरेस्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री मतलब, पता है क्या है फॉरेस्ट मतलब? फॉरेस्ट अगर पेड़ लगाओगे ना, उसके लिए भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज आता है। मतलब अभी हर चीज़ कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, हर चीज़ का। कोई एक सिंगल चीज़ नहीं बचा जिसका कॉमर्शियलाइजेशन बाकी है अभी। मतलब तुम अच्छा अगर कुछ करने जाओगे उसका भी कमर्शियलाइजेशन, जैसे कि तुम किसी का अगर हेल्प करने जाओगे तो देखना, मतलब किसी का अगर बीमारी वगैरह कुछ हुआ तो उसको तुम हेल्प करने जाओगे, तो ऑनलाइन बहुत सारा वो डोनेशन वाला साइट आ गया, देखना यूट्यूब में बहुत ऐड आता है, फेसबुक में बहुत ऐड हाँ आता हाँ है। हाँ। तो उनमें क्या होता है, डोनेट तो वो शायद कर देता है, कुछ फेक भी नहीं होता, कुछ मतलब कुछ रियल भी होता है और कुछ फेक भी होता है। तो जो भी हो, जो रियल होता है उनका भी मतलब, जो वो साइट खोलने का पर्पस ही यही है कि मैं तो कुछ डोनेट कर दूंगा कलेक्ट करके, लेकिन उनका कुछ अच्छा एक अमाउंट लूंगा उनसे। समझ रहे हो बात? मतलब किसी का अगर कैंसर हुआ तो उन्होंने ऑनलाइन कुछ वैसा कोई एक साइट से मतलब जनरेट किया कि जो भी हो, 1 रुपये, 1000 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी डोनेट करो मुझे। तो वो डोनेट करके साइट आपस मतलब अपने पास रख लेता है और बाद में बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है वो जिसका ज़रूरत है। लेकिन उनसे एक अच्छा खासा परसेंटेज लिया जाता है, 10, 12, 15 ऐसा कुछ परसेंटेज लिया जाता है। तो सोचो, अगर किसी का 10 लाख का कलेक्शन हुआ तो उनका 10% कितना हो गया? 1 लाख तो वैसे ही ले लिया। कुछ काम नहीं है उसका, जस्ट एक लिंक शेयर कर देते हैं उनसे, पेमेंट का एक लिंक जनरेट होके पेमेंट हो जाता है उनमें, बस इतना ही उसका साइट का काम है। तो यही है कि फॉरेस्ट अगर मतलब तुम पेड़ लगाने जाओगे, उनके लिए भी इंडस्ट्री है, उनके लिए भी इंडस्ट्री है। जैसे कि पेड़ लगाने के लिए स्पेसिफिक कुछ इक्विपमेंट्स होता है। कुछ मान लो कि कहीं पे हार्ड चट्टान है, उनके लिए वो चट्टान को काटने के लिए, काट के पेड़ लगाओगे तो उसके लिए कुछ अलग से इक्विपमेंट होता है, हेवी मशीनरीज यूज़ होता है। फिर कुछ मान लो कि कुछ टाइप का अलग सा मिट्टी, अभी देखना फ्लैट्स वगैरह में यूज़ होता है, कोको पाउडर ऐसा कुछ बोलते हैं शायद उसको। तो उनमें जल्दी से ग्रो कर जाता है पेड़। तो वो सब चीज़ों के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में भी एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट आता है, साउंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, देख रहे हो मतलब कितना डार्क चीज रियलिटी है हमारे सोसाइटी एनवायरनमेंट में, हमारे लाइफस्टाइल में। मतलब प्योर चीज, प्योर कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम कर नहीं सकते हो। तो वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की तरह, ईवी की तरह, पेट्रोल कार से ज़्यादा तो ईवी का पोल्यूशन होता है। फिर आता है फूड इंडस्ट्रीज। इनमें वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत कॉमन कॉमन मिल जाएगा, और वाटर पोल्यूशन उनमें ही मिलेगा ज़्यादातर, देखना जिनमें रिफाइनरीज का काम होता है, मतलब जैसे ऑयल रिफाइनरीज। फिर कोई एक मान लो, कैसे कोई एक वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का, ये सब में वाटर पोल्यूशन होता है। बाकी सारे में मैक्सिमम एयर पोल्यूशन होता ही है, मतलब वो कॉमन है बहुत। तो ये सब से याद रखना। पेपर इंडस्ट्री भी वही, एयर पोल्यूशन इसमें भी है देखो, सॉलिड वेस्ट, साउंड पोल्यूशन। शुगर में तो वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। शुगर का जो शुगर मतलब शुगर इंडस्ट्री में जो जो बचा कुचा चीज़ होता है, मतलब शुगर प्रोड्यूस करने के बाद
तो अगर किसी खेत में डाल दो तो वो बंजर हो जाता है 100 150 साल के लिए, इतना ख़राब चीज़ है वो। फिर ब्रिक इंडस्ट्रीज, एयर पोल्यूशन होता है, पता है ये ब्रिक बनते हुए देखा है सबने। फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। So, हाँ बोलो। so no noise pollution or sound pollution any different? नॉइस और साउंड, Yes. नॉइस और साउंड सेम ही चीज़ है यहाँ पर। वो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सेम ही चीज़ है। नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ था क्या, नॉइस कहीं पे साउंड, ऐसा रहता है? Let, अच्छा, let me ये repeat सेम ही चीज़ है, ठीक है, it. नॉइस और साउंड। हाँ वो सेम ही चीज़ है, नॉइस पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन सेम ही चीज़ है। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव मतलब जो एक यूनिट है ना कम्युनिकेशन बोल के, उसके हाँ पर्सपेक्टिव से नॉइज देखोगे मतलब तो बैरियर। हाँ वो अलग चीज़ है। नॉइस और साउंड का कंसेप्ट उनमें अलग है, इनमें सेम है। पीपल एनवायरनमेंट में सेम है, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी ऐसा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है, ये थोड़ा देख के भी समझ सकते हो उससे, इसमें उतना कुछ मतलब रामायण महाभारत है नहीं। फिर देखो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के हिसाब से पोल्यूटेंट को एक तो बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है, मतलब बांटा गया है बायोडिग्रेडेबल के हिसाब से, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बताया जो कि बहुत जल्दी मिल जाता है इजीली, जितना भी नेचर से बनाया हुआ चीज़ें हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। और बायोडिग्रेड करने में भी कुछ चीज़ों का बहुत रोल रहता है, जैसे कि केचुआ होता है ना, आर्थवर्म जिसको बोलते हैं, केचो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ऐसे ऐसे एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है। फ्रेंड ऑफ द फार्मर उसको बोला जाता है ना, केचुआ को। फिर आता है, एक होता है जो क्या बोलते हैं, दीमक, वीपोका जिसको हाँ वीपोका बोलते हैं जिसको। उनमें एक बैक्टीरिया होता है ट्राइकोनिम बैक्टीरिया, वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, पत्ता हो, सीमेंट हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है, उनका काम ही वही है। उनके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है ट्राइकोनिम बैक्टीरिया, उसका ये काम है। तो इन चीज़ों के वजह से ये डिग्रेड होने में, मतलब जो भी चीज़ आप मिक्सअप कर रहे हो, कोई भी मुर्दा हो गया, मतलब कोई डेड डेड बॉडीज हो गया, कोई भी फूल पेड़ पत्ता हो गया, कुछ भी, उन सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट में मिलने में, घुल मिलने में आसानी होता है। वो थोड़ा अच्छा रैपिड अप कर देता है वो उस प्रोसेस को, ठीक है। तो एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का भी एक टाइप है, एक है रैपिडली बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो बहुत जल्दी होता है, और नॉन एक है स्लोली डिग्रेडेबल, मतलब थोड़ा टाइम लगता है कंपेरेटिव टू रैपिडली डिग्रेडेबल, ठीक है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में देखो क्या है जो मिलता ही नहीं है, मतलब मिलता तो है लेकिन बहुत 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 साल लग जाता है उनको। वेस्ट में देखो क्या आता है, ग्लास, प्लास्टिक, फेनोलिक, एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा। मेटल्स बहुत, जो मेटल्स होता है ना, मेटल्स बहुत टाइम लग जाता है। तुम आयरन को ही देख लो, आयरन को किसी जगह पे फेंक दोगे, मतलब ऐसे ही पड़े रहने दोगे, तुम मर जाओगे बुढ़ा होगे, फिर भी वो नहीं, उसका कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जंग लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आयरन का। तो ये सब चीज़ें। फिर पॉइजन्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, पेस्टिसाइड्स, स्मोक गैसेस, हेवी मेटल्स लाइक मार्करी, लेड एंड देयर सॉल्ट्स। बहुत ही मतलब हेवी मेटल्स में मार्करी आता है, पारा बोलते हैं जिसको, पारा। लेड, शीशा जिसको बोलते हैं, शीशा मतलब कांच नहीं, शीशा एक पीबी होता है ना, पीबी, शीशा एक हाँ कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल में। तो और ये सारे पॉइजन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वेस्ट की कैटेगरी में क्या आता है, वेस्ट की कैटेगरी में जो हार्ड चीज़ें होता है, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, ये सब आता है, एल्यूमिनियम कैन। और पॉइजन्स की कैटेगरी में आता है पेस्टिसाइड्स, स्मोक गैसेस, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सब आता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब जो भी हीलियन, ये सब का नाम सुना, हीलियम, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का और नाम बताओ तो, 8 या 9 होता है ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं,
जो इसमें गिरा था, हिरोशिमा में गिरा था बॉम्ब, क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब था। और न्यूक्लियर बॉम्ब से रेडियो एक्टिव वेव्स मतलब स्प्रेड आउट हो गया था। उनके वजह से लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है अभी भी। या फिर मतलब उनका एनवायरनमेंट का कितना बड़ा नुकसान हुआ, सोचो उनका लाइफस्टाइल का। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इतना खराब चीज़ है ना। तो देखना नॉर्थ कोरिया वगैरह धमकी देता रहता है कि हम लोग न्यूक्लियर। यूरेनियम यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम, पोलोनियम, वो सब, थोरियम, ये सब। ठीक है। तो उन सब चीज़ों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। वो एनवायरनमेंट में अगर लीक हो गया तो बहुत ख़राब चीज़ है वो। अब आता है बायो मैग्निफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। ये क्या है? देखो, इस चीज़ को देखो, इस फोटो को। मान लो कि तुम खेती कर रहे हो, ठीक है। तो देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट, मतलब हम जो एनवायरनमेंट को देते हैं वो हमें, मतलब हमारे पास ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली घुमा फिरा के हमारे बॉडी में ही आता है। देखो कैसे। मान लो तुम खेती कर रहे हो किसी चीज़ को, उनमें डाल दिया तुमने यूरिया, ठीक है। यूरिया डाल दिया तुमने। अब यूरिया क्या हुआ, बारिश की वजह से धुल के कोई एक वाटर बॉडी में गया। अब वाटर में वो यूरिया मिक्सअप हो गया, ठीक है। वाटर में यूरिया मिक्सअप हो गया। अब उन वाटर में एल्गी है कुछ, एल्गी। वो एल्गी में वो एल्गी कैसे मतलब जिंदा रहता है? उनका सोर्स तो है वाटर से न्यूट्रिएंट लेके बचना। तो वाटर से न्यूट्रिएंट लेने टाइम उनमें एल्गी भी वो यूरिया भी आ गया एल्गी में। अब उन एल्गी को खा लिया कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स। उन इंसेक्ट्स को खाता है कुछ लार्ज इंसेक्ट्स। उनको खाता है कुछ छोटा छोटा फिश। छोटे फिश को खाता है बड़े फिश। बड़े फिश को खाते हैं हम। हमारे बॉडी में अल्टीमेटली आ गया यूरिया। तो बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास, पता है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे करके देखता है, जो छोटी चीज़ को बड़े करके देखने के लिए होता है Yes, sir. मैग्नीफाइंग ग्लास। तो Yes, उनमें क्या होता है, एक छोटी चीज़ बड़े आकार में दिखता है हमें। तो वैसे ही छोटा चीज़ देखो, वाटर में जस्ट एक यूरिया मतलब मिल गया था, उनसे एल्गी में चला गया। एल्गी फिर इंसेक्ट, मतलब एल्गी खाने वाला इंसेक्ट पे चला गया, फिर स्मॉल इंसेक्ट पे चला गया, फिर छोटा मछली पे, फिर बड़ा मछली, फिर बड़े मछली को हमने खा लिए, फिर उसमें क्या हो गया, ह्यूमंस पे आ गया वो सारी चीज़। तो इसीलिए हम कितना भी ट्राई करें, वो वेगन वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं नया नया अभी, वेगन डाइट ये वो। तो हमारे पास अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं उसका फल भुगतना ही पड़ेगा हमें। तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। छोटा से, मतलब एक छोटा जो एनिमल है, क्रिएचर है, उनसे एक बड़ा एनिमल या क्रिएचर में कोई एक पॉल्यूटेंट ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ यस। ना देखो, एजेंट्स कॉजिंग पॉल्यूशन। कौन कौन सा एजेंट होता है? एक तो होता है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट। अब होता है पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वेस्ट विदाउट वेट, जिनका कोई वेट नहीं होता। अब देखेंगे ये क्या है, ठीक है। तो देखो, सॉलिड वेस्ट, गार्बेज, एसेस, लार्ज वेस्ट, ईट पत्थर कुछ भी है, डेड एनिमल्स, जो सॉलिड चीज़ है, हार्ड चीज़, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब जो हार्ड चीज़ है उनको हम बोलेंगे सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब लिक्विड लिक्विड वेस्ट मतलब क्या है? जो वाटर टाइप जो होता है उनको बोलता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। जैसे कि कोई मान लो कोई फैक्ट्री का पानी, जो पॉल्यूटेड पानी है, पॉल्यूटेड वाटर है, या फिर हॉस्पिटल से कोई कंटामिनेटेड वाटर है, वो क्या हो गया, डायरेक्टली एक रिवर में मिक्सअप हो गया। तो क्या कर दिया उन्होंने, रिवर को पॉल्यूट कर दिया। उसको क्या, प्रॉपर प्रोसेस करके छोड़ना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। तो वो ना करके डायरेक्टली अगर मिक्सअप कर दोगे तो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बोलते हैं लिक्विड वेस्ट, ठीक है। फिर आता है फिर आता है देखो, गैसियस, गैस, गैस फॉर्म में जो रहता है, गैस के फॉर्म में, उसको बोलते हैं गैसियस वेस्ट, ठीक है। फिर आता है देखो, पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट विदाउट वेट, जिसका कोई वेट नहीं होता। सॉलिड, गैस, लिक्विड, सबका तो वेट होता है, इसका वेट नहीं होता। जैसे कि रेडियो एक्टिव वेब्स, ठीक है, इनका वेट नहीं होता।
जैसे कि मान लो हमारा पास जो भी इंटरनेट वगैरह है, फाइव कुछ दिन पहले बहुत वो जूही चावला ने भी कोर्ट में केस किया था ना 5G रोल आउट होने से पहले, कि 5G की वजह से पेड़ मर रहे हैं, नारियल सूख जा रहा है, पंछी मर जा रहा है। विदाउट प्रॉपर एविडेंस उन्होंने बताया था, जो भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें इफेक्ट करता है वो जो मोबाइल टावर्स वगैरह होता है थोड़ा। और उनके सिवा मतलब हमारे लाइफस्टाइल में वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया, उन गैजेट्स वगैरह, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम, ये सब चीज़ें हो गया तो हम उससे बच भी नहीं सकते। मान लो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो रहता है वो तो यूज़ करता है, तो उनसे आप बच नहीं सकते हो। तो ये क्या हो गया, पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, रेडियो एक्टिविटी। फिर हीट, हीट भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। हीट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। हीट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पोलर जो ग्लेशियर्स है, या फिर हमारा इंडिया में भी देखो गंगोत्री ग्लेशियर्स वगैरह 25 किलोमीटर पीछे चल गया, मतलब 25 किलोमीटर पीछे चला गया वो सोर्स से। सोचो 25 किलोमीटर, एक ग्लेशियर पिघल के 25 किलोमीटर पीछे चला गया। समझ रहे हो बातें? तो कितना खराब चीज़ है, सोचो हीट। फिर आता है नॉइस। नॉइस मतलब जो साउंड वगैरह होता है वो, उसी को नॉइस बोलता है। वो उसका भी तो कुछ वेट नहीं होता, लेकिन नॉइस पोल्यूशन फिर भी होता है ना। अगर बहुत ज़्यादा क्रैकर्स वगैरह फोड़ोगे, या फिर कुछ डीजे वगैरह चल रहा है, तो उनके वजह से भी नुकसान होता है एनवायरनमेंट का। अब देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये इतना ख़राब है, इनको जिन्होंने बनाया है वो खुद ही इनके वजह से मारा गया था। आपने नाम सुना है शायद, मैरी कुरी, पियर कुरी का नाम सुना हो? मैरी कुरी और नहीं पियर कुरी। नहीं। मैरी कुरी और पियर कुरी थे बहुत अच्छा एक मतलब रिनाउंड फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स का एक्सपर्ट, फिजिसिस्ट बोलते हैं उसको, फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने अपने सारा जीवन यूरेनियम पोलोनियम ये सब को डिस्कवर करने में लगा दिया। वो और उसका हस्बैंड मैरी कुरी, और उसका हस्बैंड पियर कुरी, दोनों मिलके। और हस्बैंड वाइफ दोनों नोबेल विनर हैं, सोचो फिजिक्स में। तो कितना एक सिग्निफिकेंट साइंटिस्ट है उन्होंने वो। तो उनका, अच्छा, वो तो रेडियम आविष्कार किया। हाँ रेडियम भी थोरियम भी और पोलोनियम भी इन्वेंट किया था उन्होंने। जो भी है वो मुझे अच्छा, ओके एकदम ओके। एकदम मतलब परफेक्टली याद नहीं है क्या क्या इन्वेंट किया था, लेकिन रेडियम इन्वेंट किया था। तो जो भी है, तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा लाइफ काम किया विथ सेफ्टी। ठीक है, विथ सेफ्टी एंड जो भी है सेफ्टी गियर्स वगैरह पहन के उन्होंने काम किया था। फिर भी उनका उन पे इतना इफेक्ट किया कि उनका मतलब जो मैरी क्यूरी था, तो मैरी क्यूरी का जो बोन मतलब पोस्टमार्टम हुआ था मरने के बाद, उनका बोन मतलब बोन में सॉलिड बोन था ही नहीं उनका। तो बोन ऐसे होता है ना, हमारा जो नॉर्मल बोन होता है ऐसे होता है, ऐसे टाइप का होता है। अरे यार कैसा बोन हो गया ये, तो मान लो कि ऐसा होता है बोन, तो उनका ऐसा होता है ना। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा छेद रहता है, देखना ऑस्टियोपोरोसिस पता है ना टर्म, हाँ हाँ, सुपर से। बोन्स पे पोर हो जाता है, इसके लिए बोन्स वीक हो जाता है। तो उनका भी 5 गुना ज़्यादा पोर हो गया था। ऑस्टियोपोरोसिस का जो सीवियर कंडीशन होता है ना, एकदम सीवियर, मतलब वो बचेगा ही नहीं, उसका मतलब बोन का कुछ हो ही नहीं सकता इलाज। मतलब किसी भी मतलब कितना भी बड़ा अमेरिका से डॉक्टर वगैरह आ जाए इलाज करने लगे, उनसे भी 5 गुना, 5x, सोचो 5x डेंजरस हो गया था उनका बोन का पोर्स। मतलब ये खोखला कर दिया था पूरा उनका बॉडी को अंदर से, कुछ एक तो एनीमिया। फिर तो टच होने से टूट जाएगा। हाँ मतलब उतना ही सीवियर हो गया था ना वो, उसका जब मतलब उनका जब मतलब लास्ट मोमेंट था लाइफ का, उस टाइम पे उनका हस्बैंड भी मारा गया था। उनका हस्बैंड कुछ इसी कारण से मारा गया था, लेकिन दोनों का डिजीज सेम नहीं था। इनका तो मैरी कुरी का था कुछ एनीमिया, ऐसा कुछ कुछ एक एनीमिया, मतलब किसी एक टाइप का एनीमिया ही था वो। उनमें बोन सेल्स या फिर ब्लड सेल्स वो बनाने का एबिलिटी खत्म हो जाता है बोन्स में से। तो इतना खराब चीज़ है ये, सोचो। और ये हमारे आसपास अगर लीक हो जाए, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिनसे बिजली बनता है, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनता है, उनसे अगर सोचो थोड़ा भी लीक हो जाए तो कितना हार्मफुल चीज़ है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, जर्मनी से पहले करता था जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था, तो अपने ही सोल्जर्स के लिए या फिर अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अंडरग्राउंड बंकर बना के रखता था। अभी भी है स्विट्ज़रलैंड में। तो जो भी है, तो इतना हार्मफुल सब्सटेंस है ये, सोचो। इसके बाद आता है, ये पढ़ लेना इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ये है।
फिर हीट। हीट हीट कैसे होता है, देखो जैसे कि ऐसे भी हीट होता है, मान लो कि कहीं कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो लावा आपस में, मतलब लावा गिर रहा है, वो लावा अगर समुंदर में गया, बहुत सारी जगह में होता भी है। बैरन आइलैंड नाम सुना है? बैरन आइलैंड एक लिविंग वॉल्केनिक आइलैंड है वो, जो कि यहाँ अंडमान में। हाँ हाँ हाँ। तो उनमें क्या होता है, उनमें अगर मान लो कि वॉल्केनो आ गया, ठीक है, अब उनका लावा डायरेक्ट गिर गया बे ऑफ बंगाल पे, या फिर नहीं, उधर तो इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन पे गिर गया, ठीक है। इंडियन ओशन पे गिर गया, अब क्या होगा, उनके आसपास का जो मैरीन लाइफ है, वहाँ मछली वगैरह सब कुछ मर जाएगा। उनके आसपास कोरल रीफ भी है, अगर पता है आपको, तो उनके आसपास कोरल रीफ भी है। तो कोरल तो एक, मतलब पानी में जीने वाला ही प्राणी होता है, क्रिएचर होता है, उनका भी लाइफ में डैमेज आएगा। कुछ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होता है, वो भी मर जाएगा वो पानी के हीट की वजह से। कुछ कुछ माइग्रेटरी फिशेस होता है, जो बहुत दूर से, मतलब मान लो कि पैसिफिक ओशन वगैरह अंटार्कटिक से आता है, वो भी मर जाएगा। तो सोचो कितना हार्मफुल चीज़ है ये हीट, मतलब हीट एज ए हीट कितना हार्मफुल चीज़ है। वो लावा उतना तो लावा तो खतरनाक नहीं है, लावा क्या है, नीचे का जो गला हुआ पोर्शन है वो पूरा मतलब फूट के आ जाता है, उनसे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आता है हमारे, मतलब अपर लेयर पे, क्राइस्ट क्रिस्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन उनका जो हीट है, उनसे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उनका इफेक्ट बहुत ख़राब है, ठीक है। और मान लो कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट्स होता है, जितना भी थर्मल पावर प्लांट जिनसे हम कोल से बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल को जला के, तो कोल को जला के तो नहीं बनता है, तो क्या होता है उनमें प्रोसेस क्या है कि कोल को हमने जला दिया, उनसे जो भाप निकलता है ना, उन भाप को मतलब काम में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है ना। उन भाप, अब भाप कैसे बनेगा, उन जलते कोयलों में, मतलब कोयले में अगर आप पानी वगैरह डालोगे, साइड से स्प्रिंकल करोगे, तो वो भाप बनता है। तो वो पानी, किसी चीज़, जलती हुई चीज़ को अगर मान लो कि ठंडा कर रहा है, तो पानी भी गर्म हो रहा है। वो पानी अगर डायरेक्टली तुम किसी रिवर पे छोड़ दोगे, गंगा जमुना कुछ भी है, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा पानी। और पानी में, मतलब जो नदी तालाब में जो भी है, उनमें डैम में अगर कुछ लाइफ है, लाइफ तो होता ही है, मछली वगैरह रहता है, कुछ प्लैंकटन्स वगैरह रहता है, तो उनको तो मतलब वो मारा जाएगा ना, उनका पूरा डिसरप्ट हो जाएगा सिस्टम। तो हीट इतना डेंजरस चीज़ है, ठीक है। फिर आता है नॉइस। नॉइस अनवांटेड साउंड्स है। हमारा जो सीपीसीबी है एक, सीपीसीबी, ये याद रखना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। और इसका स्टेट का बॉडी होता है एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये हर स्टेट में रहता है, चाहे चाहे वो तेलंगाना हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं पे भी हो, तो वो एसपीसीबी होता है उनमें। और एसपीसीबी किसके अंडर काम करता है? सीपीसीबी के अंडर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी का एक नॉर्म्स बनाया गया है, वो नॉर्म्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो नॉर्म्स है, उनमें 60 डेसिबल के ऊपर साउंड बहुत हार्मफुल है, मतलब इन इतना तक ह्यूमंस के लिए नॉर्मल है। 60 डेसिबल परमिसेबल साउंड है, साउंड लिमिट बोल सकते हैं, परमिसेबल साउंड लिमिट है। उनके ऊपर अगर जाओगे तो हेडेक हो सकता है, या फिर कोई मतलब किसी का कान खराब हो सकता है, वोमिटिंग का फीलिंग आ सकता है, नौसिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये सब, हाइपर टेंशन हो सकता है। तो उन्होंने ये 60 डेसिबल सेट है लिमिट, उनके उससे ऊपर नहीं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन। देखो, एक होता है नेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन मतलब जो नेचर, जो पॉल्यूट, मतलब नेचर भी पॉल्यूट कर देता है कभी कभी। कैसे? मान लो कहीं जंगल पे आग लग गया है ना, नेचर की वजह से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होके जंगल में आग लग गया, या फिर मान लो कि पेड़ पेड़ में घिस के वो आग, मतलब आग का जो चिंगारी है उससे आग जल गया, ऐसा कुछ। फिर मान लो कि फॉरेस्ट फायर हुआ ना ऑस्ट्रेलिया में, कितना, मतलब कितना जानवर पेड़ में लटक के ही मर गया, तो उनको उड़ने में भी या फिर भागने में भी टाइम नहीं मिला। तो ऐसा टाइप का होता है नेचुरल पॉल्यूशन, उनसे धुआं वगैरह निकल रहा है। आर्टिफिशियल पॉल्यूशन मतलब जो हमारे ह्यूमंस का कारनामा है, वो है आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। हम जो करते हैं वही आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल ही हो रहा है ना। बाइक चला रहे हैं, या फिर इतना एयरक्राफ्ट वगैरह यूज़ हो रहा है, रॉकेट्स जा रहा है स्पेस पे। फिर मान लो कुछ हम कुछ गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे एसी वगैरह, तो उनका गैसेस बहुत ख़राब होता है, फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स।
अब देखो आर्टिफिशियल में भी टाइप्स है। एयर पोल्यूशन मतलब जो एयर में होता है, मतलब जो वायु को दूषित करता है उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। फिर आता है वाटर, टेरिस्ट्रियल, नॉइस, रेडिएशन, थर्मल, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं चलो। अब जनरल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। इफेक्ट ऑन प्लांट, क्या होगा, पेड़ पौधा मर जाएगा, उनका प्रॉपरली जो प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, खाना बनाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं उनको, फोटोसिंथेसिस। उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ठीक से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा कि प्लांट मर जाएगा या फिर उनमें कुछ बीमारीज आ जाएगा, वो एबोलिश भी हो सकता है एनवायरनमेंट से। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन प्लांट। फिर इफेक्ट ऑन एनिमल्स, सिमिलरली वही एबोलिश भी हो सकता है। कितना मतलब कितना जानवर होता है जो एबोलिश हो चुका है अभी, है ना। देखना चीता जो है ना, चीता छोड़ा गया अभी कुछ दिन पहले। हमारा पीएम का बर्थडे पे चीता छोड़ा था एमपी का जंगल में। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी वैसे एबोलिश हो सकता है, हालांकि उसका कारण कुछ अलग है, उनका प्रीडेटर्स के वजह से, मतलब जो शिकार कर लेते थे उनके वजह से, मतलब इतना शिकार कर लिया हमने कि वो मतलब गायब ही हो गया। तो ऐसे भी कुछ है, जैसे कि मान लो नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गया, क्या हो सकता है, नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गया कुछ ऐसा बताओ, बताओ नाम। डायनासोर। वो तो वो तो है ही, जो भी है ऐसे ही, ठीक है। तो ये ऐसा इफेक्ट होता है एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर सारा इफेक्ट तो हम पे ही आता है लास्ट पे। चाहे मतलब क्या बोलते हैं उसको, चाहे हम उसको कंट्रोल करें कुछ भी करें, सारा इफेक्ट हम पे ही आता है, क्योंकि ह्यूमन बींग सब कुछ कंज्यूम करता है, उनका लालच इतना ही है। वो जमीन के ऊपर भी नहीं छोड़ता चीज़ें, जमीन के नीचे भी नहीं छोड़ता चीज़ें, पानी के ऊपर पानी के अंदर का चीज़ें भी नहीं छोड़ता है। और मारियाना ट्रेंच पे भी बोल रहा है पॉल्यूशन बढ़ गया है। आप सोचो, मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा मतलब वो जगह है अर्थ पे, पता है ना कुछ। वो तो मतलब एवरेस्ट का जितना हाइट है उनसे भी ज़्यादा डीप है, पैसिफिक ओशन में है। तो उनमें तो ह्यूमंस गया नहीं, मतलब फिजिकली उनमें गया नहीं, या फिर कुछ मशीन गैजेट भी उनमें भेज नहीं पाया अभी भी उतना, मतलब इतना ही वहाँ पर वाटर का प्रेशर होता है। 100 मीटर के अंदर ही बहुत प्रेशर होता है, जो सबमरीन्स वगैरह जाता है उनमें ही बहुत प्रेशर होता है, उनमें प्रेशर को मेंटेन किया जाता है आर्टिफिशियली। तो सोचो जहाँ पे ह्यूमन बींग गया नहीं, उनका आसपास उनका प्रेजेंस की वजह से वो जगह पॉल्यूट होना शुरू हो गया, लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से। तो तो मतलब नेचर में ही तो रहता है ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग कैसे उनसे अलग होगा, उन पॉल्यूटेंट्स से, या फिर उसका इफेक्ट से कैसे अलग होगा। तो बायोमैग्निफिकेशन का दिया कंसेप्ट बताया ना अभी, वैसे ही ह्यूमन ह्यूमन पे तो आता ही है घूम फिर के हर चीज़ का इफेक्ट। अच्छा वो याद आया, इफेक्ट ऑन एनिमल्स के में वो होता है ना, गिद्ध जिसको बोलते हैं, गिद्ध, वल्चर्स, पता है ना गिद्ध, वल्चर्स, एक बर्ड यस होता सर। है जो मरे हुए नहीं। चीज, मरे हुए जानवर को खाते हैं। वो अभी तो दिखना ही बंद हो गया, तो वो एक्सटिंक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो हो ही गया है ऑलमोस्ट। फिर इफेक्ट ऑन मटेरियल्स, मटेरियल्स जैसे कि लोहा, सोना, या फिर कुछ मतलब हमारे आसपास जो मटेरियल्स है उनमें भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखो ताजमहल, इतना बड़ा चीज़ है, ये इनमें स्टोन कैंसर हो गया था। स्टोन कैंसर मतलब ताजमहल के ऊपर जो संगमरमर के पत्थर है ना, वाइट कलर का, अगर कोई देखा है तो उनमें क्या हुआ था, योलोइस एक शेड आ गया था, एक येलो कलर का शेड आ गया था ताजमहल के पत्थर के ऊपर। तो उनको जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बोल रहे थे ये स्टोन कैंसर है, मतलब एज ए नाम, मतलब रेफरेंस के लिए नाम दिया था कि स्टोन कैंसर है। उनका कारण क्या था कि ताजमहल से, मतलब जो आगरा है, आगरा से नज़दीकी है मथुरा, तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, 1 डेढ़ घंटा में आ जाता है आगरा से। तो आगरा से मथुरा का उतना डिस्टेंस में आगरा में कुछ बहुत, सॉरी मथुरा में बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज, स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्रीज, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो उनसे जो धुआं इमिट होता है
वो धुआं निकल के आगरा के ऊपर मतलब क्लाउड फॉर्म कर जाता था। फिर वो जब बारिश होता था वो सारे पॉल्यूटेंट्स गिरता था आगरा पे। तो आगरा में ही था ताजमहल। अब ताजमहल का जो मतलब वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होता गया। फिर ताजमहल का जो वाइट मतलब जो वो चिकनाहट था वो अभी नहीं है। पहले तो और भी ज़्यादा येलोइश कलर आ गया था। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल्स वगैरह मेजर्स लिया। फिर वो कम हुआ थोड़ा, लेकिन पहले जैसा वाइट अब नहीं है। मतलब आज से 100 साल पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहा। हम्म, अब देखो, साइनर्जिज्म और एंटागोनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कब आया था साइनर्जिज्म का कॉन्सेप्ट? जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पढ़े थे ना। प्राइमरी में साइनर्जिज्म नहीं होता है। प्राइमरी में साइनर्जिज्म नहीं होता है। सेकेंडरी में साइनर्जिज्म होता है। ये पढ़े थे ना हमने। तो साइनर्जिज्म का कंसेप्ट क्या है? दो चीज़ जब मिल जाता है, दो दो पॉल्यूटेड चीज़ जब मिल जाता है तो कभी कभी क्या होता है, मिलके जो नया चीज़ बनता है ना वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस चीज़ होता है, हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, इस फेनोमेनन को बोलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं साइनर्जिज्म। समझ में आया? मतलब मान लो कोई एक जहर है, कोई एक जहर है जिनसे जिनको लेने से मतलब मान लो कि एक दिन में मौत हो जाएगा। एक दिन लगेगा मौत होने में किसी का, ठीक है। और कोई एक जहर है, उनको अगर लेगा कोई तो 2 दिन में मौत होगा। अब दोनों को अगर मिला के कोई नया जहर बना दो तो 5 मिनट में मतलब इंसान मर जा रहा है। तो सोचो कितना सीवियर हो गया दोनों मिला दिया तो। वैसे ही है, कोई एक पॉल्यूटेंट एक्स और पॉल्यूटेंट वाई उतना सीवियर नहीं है, लेकिन दोनों जब मिल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रहा है उनका प्रीवियस स्टेट के कंपैरिजन में। तो एक्स वाई बन जा रहा है। समझ में आया सैनर्जिज्म? अब एंटागोनिज्म क्या है? इनका ही अपोजिट है। मान लो कि कोई एक पॉल्यूटेंट मान लो कोई एक पॉल्यूटेंट है, कोई एक पॉल्यूटेंट है और एक कोई पॉल्यूटेंट है उसके साथ मिला दिया। तो वो जब मिलके रिएक्ट करके आपस में केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो उतना पॉल्यूट तो करेगा वो, लेकिन उतना पॉल्यूट नहीं कर रहा है जितना मतलब पहले कर रहा था। समझ में आया साइनर्जिज्म और एंटागोनिज्म का कॉन्सेप्ट? साइनर्जिज्म मतलब दोनों चीज मिल जा रहा है, फिर जो मिलके जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूट कर रहा है। और एंटागोनिज्म मतलब उतना पॉल्यूट नहीं कर रहा है, पॉल्यूट तो कर रहा है लेकिन उसका प्रीवियस स्टेट में और भी ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा था, लेकिन मिल गया तो अब उतना पॉल्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंटागोनिज्म क्लियर? उनका यस। एग्जाम्पल्स भी है, आपको पढ़ लेना पड़ेगा थोड़ा। इन बेसिक कंसेप्ट यही है। हम्म, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रिएट स्पेयर्स। स्पेयर्स है अर्थ में, कुछ हमारा जो अर्थ है उनमें कुछ स्पेयर्स है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इनको इमेज से समझते हैं। देखो, अर्थ का कुछ स्पेयर्स है। लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड अर्थ है, मिट्टी वगैरह जो सॉलिड चीज़ें हैं वो आता है लिथोस्फीयर के अंडर। हाइड्रो मतलब पानी, है ना। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी पानी का जो दुनिया होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। वाटर, ऑल वाटर फाउंड ऑन अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो होता है हाइड्रोस्फीयर। मतलब पानी अगर हमारा ग्राउंड में है तो उसको क्या मतलब कैसा है, नदी, तालाब, समुंदर। ग्राउंड के नीचे है तो जो ग्राउंड वाटर होता है मिट्टी के नीचे जो रहता है वो। और अगर ऊपर है तो ऊपर मतलब जो क्लाउड के फॉर्म में है, मान लो ऐसा, ऊपर मतलब क्लाउड के फॉर्म में है। तो वो हो गया हाइड्रोस्फीयर के अंदर। एटमोस्फियर देखो, एटमोस्फियर मतलब कुछ लेयर्स होता है ना अर्थ के ऊपर, कुछ लेयर्स होता है देखना। हाँ। उनको बोलते हैं एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर का कुछ टाइप्स भी है देखना, लिथोस्फीयर, सॉरी सर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोनोस्फियर। हाँ, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सब है। तो वो सब एटमॉस्फेयर बोलेंगे। अर्थ को पूरा सरफेस करके रखा है एक ब्लैंकेट की तरह। इनका भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। ये अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं था। तो
ये वो सब हो गया एटमोसफियर। अब बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ, मतलब लिविंग बॉडीज, लिविंग चीज़ें एग्जिस्ट करता है, उसी को बोलेंगे बायोस्फीयर। जैसे कि पेड़ पत्ता फूल ये सब, कोई ह्यूमन, कोई जानवर वगैरह जहाँ पर भी रहेगा वो चीज़ बायोस्फीयर के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। लिथोस्फीयर, 4 स्फीयर होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, अब एटमोस्फीयर देखो, वो लेयर्स की बात कर रहे थे ना, देखो ये लेयर्स है। पहले ये देख लेते हैं। सबसे छोटा मतलब सबसे क्लोज जो है हमारा, वो है ट्रोपोस्फियर। उसको भी मतलब अर्थ को जो सर कवर करके रखता है। ट्रोपोस्फियर को कवर करता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को मेसोस्फियर, मेसो को थर्मो, थर्मो को एक्सो, ऐसा करके रहता है। ठीक है, अब इमेज देखते हैं, ये क्लियर होगा। देखो, ट्रोपोस्फियर मतलब हम जहाँ पे हैं वहाँ पर ट्रोपोस्फियर एग्जिस्ट करता है। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, हॉट एयर बलून्स चलता है, जो पैसेंजर या फिर कॉमर्शियल जो प्लेन्स होता है वो चलता है। तो ये सब होता है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, इवन माउंट एवरेस्ट भी ट्रोपोस्फियर में ही आता है। मतलब माउंट एवरेस्ट का जितना भी रेंज है ना वो ट्रोपोस्फियर में आता है। देखो इतना, इसका कितना है, 0 to 12, 0 to 12 या फिर 18, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर तक होता है। 18 to 12 to 18 किलोमीटर, हाँ। 0 से 12 से 18 तक खत्म हो जाता है ये, मतलब मैक्सिमम लिमिट है इसका 18 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर रहता है स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर रहता है स्ट्रेटोस्फियर, 11 से 50 किलोमीटर तक, 11 से 50 किलोमीटर तक, ये भी याद रखना। या फिर 12 से 50 करना है इसको, ऑप्शन में यही रहता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का रेंज, स्ट्रेटोस्फियर का रेंज, ठीक है, बाकी सारों का रेंज जरूरी नहीं है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, और इसका सीक्वेंस, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर पे तो देख लिया हमने क्या क्या है। स्ट्रेटोस्फियर पे देखो, ये जो उल्का वगैरह होता है ना, मीटियोर्स जिसको बोलते हैं, वो जल जाता है इस स्टेज पे ही, स्ट्रेटोस्फियर। ये अगर नहीं रहता तो क्या होता, डायनासोर की तरह कितना हम लोग, मतलब कितना सारा डायनासोर चले जाते, है ना। ह्यूमंस भी चला जाता, फिर ह्यूमन के बाद कुछ और अच्छा सिविलाइज्ड कोई क्रिएचर आता, वो भी चला जाता, ऐसे मीटियोर्स गिरने के कारण। फिर यहाँ पर इस स्टेज पे, मेसोस्फियर पे, मेसोस्फियर पे क्या होता है, मेटेरोलॉजिकल रॉकेट्स, जो मतलब जो रॉकेट या फिर सैटेलाइट्स हमारा मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, मतलब जो वेदर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह नापता है ना, कब बारिश होगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, एक हफ्ता बाद कितना रहेगा, या फिर कब गर्मी आएगा, ये सब चीज़ें जो नापता है ना मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उनका जो इक्विपमेंट्स होता है ये मेसोस्फियर लेयर पे होता है। फिर उसके ऊपर आता है थर्मोस्फियर, उसके ऊपर आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या होता है, ये अरोरा, अरोरा बोरियलिस पता है किसी को, अरोरा बोरियलिस, अरोरा मतलब क्या है, देखना साउथ पोल और नॉर्थ पोल में एक आसमान पे दिखता है ना, ग्रीन ब्लू टाइप का एक लाइट दिखता है, उसको अरोरा बोलते हैं। ऐसे ही दिखता है ये, ऐसे ब्लू ग्रीन टाइप का एक लाइट दिखता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, आसमान पे, कार्टून्स वगैरह में देखे होगे आप, या फिर मतलब मूवीज में भी। तो वो आयंस के वजह से होता है, बहुत सारे जो आयंस होता है उस लेयर पे, वो आपस में फ्यूज करके वो लाइट क्रिएट करता है। तो वो होता है थर्मोस्फियर पे। अब एक्सोस्फियर पे क्या होता है, स्पेसशिप्स, सैटेलाइट्स, ये सब एक्सोस्फियर पे होता है। क्लियर है किस लेयर पे क्या होता है। अब किस लेयर पे क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है जो थंडर स्टॉर्म्स होता है, थंडर स्टॉर्म्स होता है ना, थंडर स्टॉर्म्स, जो मतलब जो चीज़ें, मतलब मान लो कि वो क्या बोलते हैं उसको, हेवी रेनफॉल वगैरह जो होता है, वो सब ट्रोपोस्फियर में होता है। ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यू में आने वाला चीज़ है। ठीक है, अब और एक चीज़ याद रखना कि इनका जो डिस्टेंस, मतलब ये इनका रेंज 0 to 18, 12 to 18। ठीक है, तो 0 किलोमीटर से, जीरो नापा जाता है सी लेवल से, सी लेवल से इसका हाइट नापा जाता है, 0 से 12 to 18।
और स्ट्रेटोस्फियर का वो 12 से 50, अप्रोक्स 12 से 50 मीटर। ठीक है, इन दोनों का रेंज याद रखना। और जो थंडरस्टॉर्म वाला बात बोले वो भी याद रखना। ठीक है, अब और एक चीज़ याद रखना, किन में टेम्परेचर घटता है ऊपर जाने से, किन में टेम्परेचर कम होता है। हम कहाँ पर रहता है, ट्रोपोस्फियर पे रहता है। ट्रोपोस्फियर पे माउंट एवरेस्ट भी है। अब चेन्नई में बर्फ़ गिरता है या कश्मीर पे बर्फ़ गिरता है? बताओ कोई। बर्फ़ कहाँ गिरता है, चेन्नई कश्मीर। में? कश्मीर पे, मतलब क्या हो गया, कश्मीर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, कश्मीर का हाइट ज़्यादा है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जितना आप ऊपर जाओगे ना, जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर रिड्यूस होता है। याद रखना, जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर रिड्यूस होता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मेसोस्फियर पे जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर रिड्यूस होता है। थर्मोस्फियर में इंक्रीज होता है। इनका जरूरी नहीं है, इनका भी वही है, जितना ऊपर जाओगे वो टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो एक बार रिड्यूस होगा, एक बार इंक्रीज होगा, एक बार रिड्यूस होगा, एक बार इंक्रीज होगा, एक बार रिड्यूस होगा। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। क्लियर है? इसका याद रखने में भी कोई परेशानी नहीं है, बस लेयर्स को याद रखना। ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर वगैरह वगैरह जो लेयर्स है, थर्मोस्फियर, इस लेयर्स को याद रखना बस। और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और किस लेवल पे टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, ये अगर सीक्वेंस याद रहेगा तो ये भी याद रह जाएगा, किस में टेम्परेचर घटता है, किस में बढ़ जाता है। टेम्परेचर का जो दिया हुआ है ना, मतलब क्वांटिटी दिया गया है, वो याद मत रखो, वो आता भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो और एक लास्ट इमेज देख लो। ओजोन लेयर, इसका रेंज होता है 20 से 30 किलोमीटर। इसका रेंज होता है 20 से 30 किलोमीटर, मतलब सी लेवल से, अर्थ का सी लेवल से 20 से 30 किलोमीटर। ओजोन लेयर यूवी रे से बचाता है, वो वाला ओजोन लेयर जो गुड ओजोन है। ये गुड ओजोन है, हमारा सरफेस पे बैड ओजोन रहता है। ठीक है, तो गुड ओजोन लेयर है 20 से 30 किलोमीटर, ये याद रखना। ओजोन लेयर का जो थिकनेस है, ये इसका नापने का यूनिट है। जैसे कि वेट को हम नापते हैं कैसे, केजी, किलोग्राम में, ग्राम में। तो ओजोन लेयर का भी थिकनेस नापने का एक यूनिट है, उसको बोलते हैं डॉप्सन। DOBSON, डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन। इसको ऐसे इंडिकेट किया, अरे यार तारे जमीन पे की तरह हो गया, DB, ऐसे या मतलब ऐसे इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं, DB नहीं, इसको डेसिबल बोला जाता है। साउंड का जो इंटेंसिटी नापा जाता है डेसिबल में, ये नहीं। ठीक है, डॉप्सन ये वाला साइन है इसका, DOBSON, ये याद रखना। ये इससे पहले वाला नेट पे आया था, डॉप्सन, पेपर 1 पे। ठीक है, तो ये याद रखना। ओजोन लेयर का मतलब किस लेयर पे है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर पे होता है। ठीक है, और कितना इसका रेंज है ओजोन लेयर का। और एक होता है कार्बन लाइन। कार्बन लाइन, ये कार्बन लाइन को हम स्पेस के हिसाब से कंसीडर करते हैं। ये कार्बन लाइन, ये जो है ना, ये जो स्पेयर है, इसको अगर हम क्रॉस कर गए तो ये माना जाता है कि हम स्पेस पे आ गए, स्पेस। जो इलॉन मस्क का नाम सुना है कोई, इलॉन मस्क? हाँ। इलॉन मस्क का एक कंपनी है देखना, स्पेस एक्स। रॉकेट्स वगैरह के लिए वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी है। जैसे हमारा इंडिया का गवर्नमेंट सेक्टर में है ना, इसरो, ISRO। तो ऐसे ही स्पेस मतलब उसका इलॉन मस्क का एक है, स्पेस एक्स नाम है। अमेजोन का जेफ बेजोस का भी एक है, देखना, ब्लू ओरिजिन बोल के। तो वो लोग एक स्पेस टूरिज्म बोल के एक नया इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है। उनमें क्या होगा, कुछ एक पैसा दे के आपको मतलब घुमाया जाएगा स्पेस के ऊपर, ऊपरी लेवल पे घुमाया जाएगा आपको। तो वो मतलब किसको कंसिडर कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, मतलब ऊपर अगर छोड़ देगा तो ही तो स्पेस में नहीं चला जाएगा ना। तो उसके लिए कार्बन लाइन, ये जो लाइन है, ये एक इमेजरी लाइन है या फिर लेयर बोल सकते हो। इसको कंसिडर किया जाता है, इसके नीचे स्पेस नहीं है, इसके नीचे और इसके ऊपर स्पेस है। ठीक है, तो ये कार्बन लाइन का भी याद रखना, इसका रेंज 100 किलोमीटर है। ठीक है, इसका रेंज। और ओजोन लेयर का रेंज, और ओजोन लेयर किस पे है, स्ट्रेटोस्फियर पे। क्लियर? समझ में आया कौन कौन सा चीज़ है?
तो इसका जो लेयर्स है ये याद रखना है, इसका लेयर्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? या ओके, तो इसका जो लेयर्स है इसका सीक्वेंस याद रखना है बस। इसका टेम्परेचर कब घटता है कब बढ़ता है ये तो दिखने से ही मतलब आसानी से पता चल जाएगा। और इनका रेंज, रेंज मतलब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का, बस इतना ही इनमें पढ़ना है, याद रखना है आपको, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और कार्बन लाइन का रेंज और ओजोन लेयर, ठीक है, इतना ही। और ओजोन लेयर का यूनिट, ओजोन लेयर का जो थिकनेस है उनको नापने का यूनिट, बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट क्लास का भी लिंक आ गया शायद। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ओके ही ना। सर। Thank ओके, गुड नाइट। you.